नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है ऑक्सीजन, लेकिन हैरानी होगी कि इस ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब तक 13 लोगों की जान चली गई। वहीं सरकार कार्रवाई की बात कर दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। फिर सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर अस्पतालों में ये क्या हो रहा है? कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, तो फिर कैसे कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे? यानी अब जनता हरियाणा में भगवान भरोसे नजर आ रही है। वहीं विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले हरियाणा के हालात देख लीजिए। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार। ऑक्सीजन की कमी से गई कई मरीजों की जान। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सीधे सवाल। क्या कर रही है मनोहर सरकार? दिल्ली के बाद हरियाणा में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत होने का सिलसिला जारी है। गुरुग्राम के कथुरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई। उधर रेवाड़ी में भी ऑक्सीजन की किल्लत से 4 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा हिसार में भी एक निजी अस्पताल में 5 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उधर सरकार सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देने में लगी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ना हिसार में है ना किसी और शहर में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट होती है। रात के समय में जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहीं पर ये घटनाएं हो रही हैं, तो उसका हम आज ही जिला स्तर पर एक और थोड़ा मजबूत व्यवस्थाएं बनाएंगे। नहीं, रेवाड़ी की खबर आई थी, वहाँ की हमने जांच बैठा दी है। गुड़गांव की खबर आई थी, वहाँ की हमने जांच बैठा दी है। दोनों जगह के तथ्य सामने आ जाएं और अगर किसी की नालायकी होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स का टोटा है और खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से डॉक्टर्स की मांग कर इसकी तस्दीक भी की है। हमें डॉक्टरों की जरूरत है, उसके लिए आईएमए से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आए। केंद्र से मदद की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र की योजना सोनीपत में धूल फांक रही है। 2 महीने ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र ने मशीनें भेजी, लेकिन सरकार प्लांट शुरू नहीं करवा पाई। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को टेंडर किया हुआ है, तो उन्होंने मशीनें भी रखवा दी हैं, मगर किसी वजह से अभी तक वो उन्होंने इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं। तो इस बारे में मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने दोबारा से इनको अभी रिमाइंडर में भेज रहा हूँ। वहीं कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से फेल करार दे रही है और मांग की जा रही है कि जल्द सरकार अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करे। बहरहाल सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच यही है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं बेड्स की कमी, तो कहीं स्टाफ की कमी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है। सिर्फ मुआयना या व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में भी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रमन मलिक है, प्रवक्ता बीजेपी। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए फरीदाबाद से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन पर, तो उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहला सवाल, रमन मलिक जी, हरियाणा में क्या कर रही है आपकी सरकार? हाथ पर हाथ धरे बैठी है क्या? ना तो अस्पतालों में बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है, लोगों की मौत हो रही है, आप पर डॉक्टरों का टोटा है। अब जाग रहे हैं क्या आप लोग? जयप्रकाश, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जब आप टिप्पणी कर रहे हैं तो कम से कम ये तो सोचें कि क्या आपको ये पता है कि एक डॉक्टर तैयार होते हुए कितना समय लगता है? 5 साल, 5.5 साल, 6 साल। और रही बात की डॉक्टरों की किल्लत है, आपको पता है जब एक इंसान की जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है रमन मलिक?
आपको पता है, आपको पता है जब ऑक्सीजन की कमी से एक इंसान की मौत हो जाती है? जयप्रकाश, मेरे को आपसे ज्यादा पता है क्योंकि मैं लोगों के बीच में हूं, मैं कहीं बैठा नहीं हुआ हूं सिर्फ। तो ये जो बात है ना, जरा एक अपनी टोन को भी संभाल के नहीं, आप बताइए, ऑक्सीजन की कमी से अगर इंसान की मौत हो जाती है, आपको पता है उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी? जयप्रकाश, मैं बहुत आदर से आपको बोल रहा हूं कि मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, उसके ऊपर जो सवाल होगा दोबारा पूछिए, लेकिन बीच बात के अंदर बार बार टोकना ये अच्छी बात नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर जगह लॉजिस्टिक्स का काम पूरी मुस्तैदी से उसको दुरुस्त करा जा रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और हो रही हैं, जिसके कारण कहीं मेरे परिवार के, जो हरियाणा का मेरा परिवार है, उसमें से कुछ लोगों की जान गई है, मेरे लोग हैं वो। लेकिन इस समय में जहां पे ये महामारी का प्रकोप फूटा है, क्यों फूटा, कहां से फूटा और हमारे यहां इतने संक्रमण कैसे आए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों की जान बचाने में लगे। जिस समय वो होगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के समय पे आप ये मत भूलिए कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, ये तीनों जगह में हम दिल्ली के पेशेंट भी केटर कर रहे हैं, हम दूसरी जगह के पेशेंट भी केटर कर रहे हैं। और हाँ, इतनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब प्रेशर आता है तो कई लोगों से गलतियां होती हैं। 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार? इसका आकलन करना पड़ेगा क्योंकि दो चीजें होती हैं जयप्रकाश, ये चीज ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले ये बताते हैं कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है या खत्म होने वाली है, और जिस प्रकार के ऑक्सीजन के लिए हालात हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो भीड़ लगी हुई है, उस समय में एट द स्पॉट काम करना कई बारी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां जहां हॉस्पिटल्स ने टाइमली 6 घंटे पहले हमको आगाह करा है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रमन मलिक जी, आपको नहीं लगता आप लोगों का फेलियर है? देखिए सरकार फेल। जयप्रकाश, मैं आपसे आज एक बात बोलता हूं, क्या सारा कुछ फेलियर सरकार का मैं है? बता देता हूं। आपने रिपोर्ट देखी हमारी? अभी मैंने रिपोर्ट देखी है साहब। सोनीपत में 2 महीने पहले एक प्लांट शुरू होना था ऑक्सीजन, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने मशीन भेज दी, लेकिन धूल भाग रही है। ये किसका फेलियर है? ये उन लोगों का फेलियर है जो 13 लोग मर गए, या आप लोगों का फेलियर है? ये सिस्टम का जो वहां पे ये मनोहर सरकार का फेलियर है रमन मलिक, ये मनोहर सरकार का फेलियर है, जो इसी दफ्तर में बैठकर आप बातें कर रहे हैं। बोलने के लिए आपको पूर्ण आजादी है, लेकिन मैं अभी भी आपको एक चीज बोल रहा हूं। अरे आप इधर उधर की बात मत करिए, मैं आऊंगा। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, आप आईएमए से जुड़े हुए हैं सर, आप मानते हैं कि आप लोग डॉक्टर या आपके जो टीम या आपके संसाधन फेल हो गए, या सरकारी सिस्टम फेल हुआ है? डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, नहीं उन तक आवाज पहुंच पा रही। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, कहिए सुरेश अरोड़ा जी, क्या मानते हैं आप? क्योंकि निजी स्कूलों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, माफ कीजिएगा, निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, बहुत चीजें, व्यवस्थाएं नहीं है, स्टाफ नहीं है, बेड्स नहीं है, तो ये मानेंगे कि ये अस्पताल फेलियर है या सरकारी सिस्टम का फेलियर है? सर देखिए, ऐसे टाइम में जब ये पैंडेमिक आया हुआ है तो इतना ज्यादा वर्कलोड होने से कोई भी अस्पताल या कोई भी सरकारें इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही प्रेशर है इस टाइम सर। और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, माफी के साथ मैं रोकूंगा। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा, क्योंकि आपके ही कंधों पे, आप लोगों के कंधों पर हम लोगों की जान टिकी हुई है। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, आप कह रहे हैं कि इतना वर्कलोड, सर पहले जब पिछली साल आया था वो तो एक अलर्ट था, आप मानिए अब तो सेकंड वेव है ना, वो अलर्ट दिया, फिर भी हम नहीं संभले, तो ये तो हमारा फेलियर हुआ ना सर? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो 3-4 महीने पहले हमारे को अलर्ट तो मिल गया था, और हमारे को ये भी पता था कि जो सेकंड वेव आ रही है, ये वायरस बहुत ही कंटेजियस है और बहुत स्पीड से फैलेगा।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे को बीच में 3-4 महीने का टाइम मिला है, इसमें हमारे को गेयर अप हो जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी हम जो तैयार नहीं हुए हैं, तो ये हमारा फेलियर है। इसमें चूक हुई है, जरूर चूक हुई है हमारे से, सरकार से भी हुई है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चूक है, और हमें ये मानना चाहिए ये चूक है हमारी इसमें। लेकिन इतना ज्यादा लेवल पे जो फेलियर होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमारे को। और अब हमारे को इन चीजों को भूल जाना चाहिए, कोई चूक हुई, हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और जो पिछला है सब भूल कर हमें आगे बढ़ना है, और हमें ये देखना है इसको कंट्रोल कैसे करना है, हमें डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, हमें इस चीज पे नहीं जाना है कि क्या होगा। सुरेश अरोड़ा आप बने रहिएगा, चर्चा हमारी जारी है लगातार। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। बजरंग दास जी, क्या लग रहा है कि ये सरकार का फेलियर है या वाकई में देखिए कोरोना महामारी है कि सियासत करने का वक्त नहीं है? तो चलिए भाई, ये कहीं ना कहीं हमें पहले तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए पिछले साल था ऐसा माहौल नहीं था। जयप्रकाश जी, आपने सही सवाल किया। इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। हमें सबको एकजुट होकर कोरोना महामारी से लड़ने की जरूरत है और जनता की जान बचाने की जरूरत है। मगर हकीकत के अंदर जिस प्रकार हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे भी, जब पहले कोरोना काल रहा, सरकार को चेतना चाहिए था। इतना कोरोना महामारी हुई देश के अंदर, हमारे पास समय था, हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते थे, बेड की व्यवस्था कर सकते थे, दवाई की व्यवस्था कर सकते थे, टिक्कों की व्यवस्था कर सकते थे। आज ऑक्सीजन ना होने कारण सिर्फ हिसार के अंदर, सोनी ब्रह्म हॉस्पिटल के अंदर 5 व्यक्ति सिर्फ गैस के कारण मर चुके। कोरोना के कारण 10 व्यक्ति आज हिसार के अंदर आज मर चुके हैं। इससे पहले 13 व्यक्ति गैस के ना होने के कारण गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार हो चुका है। और कोई भी आप देखोगे, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज 150 बेड का कोरोना से बना रखा, सेंटर बना रखा है, एक भी सीट खाली नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है। आप ये देखिए, दवाई की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है। जहां टिक्कों की बात करते हैं, जो कीमत टिक्कों की 3500 रुपए की है, वो 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बिक रहा है। जो टिक्का 40,000 रुपए का है, वो 2 लाख से लेकर 3-3 लाख रुपए तक वो बिक रहा है। अब सरकार कहाँ बैठी है? सरकार कहती है हम लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हो? सरकार की नीयत ठीक होती तो सरकार जिस टाइम पहले कोरोना का काल आया प्रथम चरण के अंदर, उस टाइम दिसंबर के सवाल लूंगा। देखिए, एक बड़ी बात है कि ऑक्सीजन से कमी हो गई, और आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन अब देखिए, एक राहत की बात है, केंद्र सरकार ने एक बड़ी खबर बता दूं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह 13 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा को बोकारो से 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और दी जाएगी। रोहतक पीजीआई में 1000 ऑक्सीजन बेड और दूसरे मेडिकल कॉलेजों में 1250 ऑक्सीजन बेड लगाए जाएंगे। ये बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, फिर मैं लौटूंगा अपने मेहमानों की तरफ। ये बड़ी खबर, ऑक्सीजन का कोटा बढ़ गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हैरानी की बात यह है, लेकिन अभी कोटा बढ़ा दिया गया है, 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और हरियाणा को मिलेगी। जी बजरंग दास जी, अपनी बात पूरी करिएगा। प्रकाश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कोटा बढ़ गया। वो कोटा है कहां? कौन से हॉस्पिटल के अंदर गैस की सप्लाई ज्यादा आ चुकी है? बेड की व्यवस्था आपके पास नहीं है। यहां तक कि स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टरों की कम से कम 50-60% सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टरों की कमी है। आप सबसे पहले बात क्या है, लोगों को इलाज के लिए बेड चाहिए, बेड आपके पास नहीं है। अगर वह मेडिकल कॉलेज है, 500 बेड का आप कोरोना हॉस्पिटल बनाइए। जितने सरकारी हॉस्पिटल है उनको आप उनकी क्षमता बढ़ाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी क्षमता बढ़ाइए, दवाई की सुविधा कीजिए। जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो आपके पास कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन एक रमन मलिक जी, आपने रिपोर्ट देखी होगी, हमारी रिपोर्ट देखी होगी। रमन मलिक जी, आपको पता है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है आपके प्रदेश में, और 13 लोगों की मौत हो गई। फिर ये हुई कैसे? फिर जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की हमारे पास कमी नहीं है। और रमन मलिक जी, एक बड़ा सवाल है, रोहतक पीजीआई ने, हालांकि बाद में जब ये खबर चली तो अब पीजीआई ने कहा है कि हम मरीजों को ले लेंगे। रोक लगा दी गई रोहतक पीजीआई के अंदर कि हम कोरोना मरीजों को ले नहीं सकते।
तो बताइए ना सर, ऑक्सीजन आपके पास नहीं, बेड्स आपके पास नहीं, तो हालात तो खराब हैं हरियाणा में। जयप्रकाश, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए ये बोला जा सकता है कि हालात बहुत खराब हैं, और ये हैं, हालात खराब हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना पिछली बारी में हमने बढ़ाया है, उस सारे को कंज्यूम करते हुए महामारी का जो प्रकोप है वो बड़ा है। और हरियाणा सरकार डीआरडीओ और वेस्टर्न कमांड के साथ मिलकर 1000 बेड एक जगह बना रही है और भी आगे लगा रही है, और माइक्रो प्लांट्स भी और दूसरे चीजें भी, सारी चीजों की बजरंग दास जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपको पता है कि मैं आपको फिर बोलना शुरू करूंगा तो आपको परेशानी होगी। अब आप एक रमन जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ रमन जी, लोगों की जान चली जाएगी जब आप बनाओगे क्या? बजरंग जी, बीच में मत बोलिए, जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगा। अभी चुप करिए, अभी चुप करके सुनिए, क्या उसके बाद हो सकता है कुछ आपको और ज्ञान मिलते जवाब लेने के लिए। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप करिएगा सवाल, कौन मना कर रहा है? टाइम क्यों खराब कर रहे हुए डिबेट का? कहाँ बनाओगे आप? दवाई आपके पास नहीं, बेड आपके पास नहीं है, कर्मचारी आपके पास नहीं है, आपके पास है क्या? कौन सी मूल सुविधा आप दे रहे हो? जहाँ पर मरीज सड़कों के ऊपर, मतलब अरे बीच में बोलना आप देखिए रेडियो के ऊपर कोरोना पेशेंट को लोग रेडियो पर लेकर जा रहे हैं, लोग गाड़ियों के अंदर इनका इलाज हो रहा है, सड़कों पर इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल के बाहर भाई हॉस्पिटल के बाहर मर गई, कमाल कर रहे हो आप फिर सफाई आप ये कहो आप काम करेंगे, कोरोना के लिए हम कदम उठाएंगे, आप सब ये मत कहो आपने ये कर दिया, कुछ नहीं। राहुल गांधी छोड़ो आप, बजरंग दास जी उनको जवाब देने दीजिए, बजरंग दास जी उनको जवाब देने, मत करो। अरे बजरंग दास जी जवाब देने दीजिए ना एक बार, अरे उनके तो सुन ले, अरे अभी जनता के सामने अपनी बात तो रख लेना, इन पर है क्या, अरे इन पर है क्या ये तो पता चल जाएगा ना। अगर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो रमन मलिक का नंबर फ्लैश करूंगा मैं, रमन मलिक का नंबर फ्लैश करूंगा कि अगर बेड की कमी पड़े, ऑक्सीजन की कमी पड़े तो रमन मलिक क्यों फोन करिए। रुक जाइए बजरंग दास जी, सुन लीजिए, अभी बड़ी बड़ी बातें ही नहीं कर पाएंगे। अरे रुकिए ना बजरंग दास जी, बजरंग दास जी रुकिए, रमन मलिक कहिए, रमन मलिक जी कहिए, ये जरा बंद करवा लीजिए रिकॉर्ड को, किसी हॉस्पिटल में हो तो कहिए रमन मलिक जी बोलिए। बजरंग जी अब तसल्ली सुनिए। जयप्रकाश, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अभी आप नंबर देने की धमकियां दे रहे थे ना, मैं खुद देता हूं नंबर, और आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन पिछले 10 दिन से ये रमन मलिक लोगों के बीच में लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर चाहें तो अपने स्टूडियो में विनोद लामा जी से पूछिए। नहीं रमन मलिक जी, मैं आपकी तारीफ कर देता हूं, रमन मलिक जी मैं आपकी तारीफ कर देता हूं। 116 111 ये मेरा नंबर है, चाहे तो फ्लैश कर लो। 10 दिन से नहीं आप दिला पाएंगे ना सभी को बेड्स और ऑक्सीजन? नहीं आप दिला पाएंगे ना? मैं आपका नंबर ही दिया करूंगा सर, बहुत लोग हमसे आते हैं और जुड़ते हैं कि हमारे यहाँ बेड का इंतजाम नहीं हो रहा, आप दिला पाएंगे ना? और फिर मैं आपको सैल्यूट करूंगा सर, आप कर रहे हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको, आप दिला पाएंगे ना? अरे मैं पूरी कोशिश करता हूं और सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं, जितने बेड होंगे उतना ही वितरण होगा। बाकी सड़क पर रहे, फिर बाकी सड़क पर पड़े रहे ना फिर। अब आप मेरे को ये बताइए क्या मैं पेड़ उतार लाऊं कहीं से? हाँ तो बोलो ना, अरे रमन मलिक जी बोलो अपने मुख्यमंत्री को, फेल हो गए जी, बोलो ना पेड़ से नहीं उगा सकते हम, बोलो मुख्यमंत्री को कि सर हम फेल हो गए, हम पेड़ से बेड नहीं उगा सकते, बोलो मुख्यमंत्री को। झंडा चलाने आए हो यहाँ पे? डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी ये लोग तो सियासत करते रहेंगे, इन पर कोई संकट जवाब नहीं है। मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी अब इस स्थिति से कैसे निपटे, हम कैसे निपटे? डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी मेरे सुन पा रहे सवाल? सुन रहा हूं आपकी बात को, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर कहिए, अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? सर देखो आपको मानना पड़ेगा डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, चाहे बीजेपी के नेता, इनकी सरकार है, ये नेता दावे करे, इन्होंने एक नंबर फ्लैश कर दिया है, उस नंबरों पे जाइए, उन पर आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहे बेचारे। बीजेपी की तरफ से एक सूची जारी की कि ये हमारे फरीदाबाद में ये देखेंगे, गुरुग्राम में देखेंगे, लेकिन सुरेश अरोड़ा जी आप भी जानते हैं ऑक्सीजन कमी है, बेड्स नहीं मिल रहे। आप फरीदाबाद से आते हैं, आप बता दीजिए कि वाकई में बेड्स की कमी है या नहीं, लेकिन इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए?
बिल्कुल बहुत कमी है बेड की, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हम सारा दिन जूझ रहे हैं, हमारे पास मरीजों के फोन आते हैं कि हमें बेड दिला दीजिए, हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हम इसको फेस कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हम मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉब्लम हम जो एक्चुअल सॉल्यूशन है मैं वो बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल बात करो कि जब अरे सर मुझको सम्मानित नहीं होना है, मुझे सम्मानित नहीं होना है, मैं उन लोगों का दुख देख रहा हूँ कि जिनके अपने चले जा रहे हैं, उन लोगों का दुख देख रहा हूँ जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। सर मुझे भी खतरा होता है कि मैं आ रहा हूँ, कहीं मुझे कोरोना हो गया तो क्या इंतजाम हो पाएगा या नहीं? ठीक है सुरेश अरोड़ा जी, सुरेश अरोड़ा जी अब स्थिति से कैसे निपटे? आप रुक जाइए, रमन मलिक जी हो गया आपके बाद, बजरंग जी रुकिए आप भी। हाँ सुरेश अरोड़ा जी अब इस स्थिति से कैसे निपटे हम? और सेंसेशनलिज्म पे अपने नंबर बटोर रहे हैं, ऐसा मत करिए, ये पाप है। सुरेश मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप प्लीज सुनिए, कृपया सुन लीजिए बात को। मैं थोड़ा एक मैसेज पब्लिक के लिए भी फ्लैश करना चाहता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। क्या होता है कि जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वो सबसे पहले क्या है कि वो बेड की तरफ भागता है, सबसे पहले फोन करता है मुझे सबसे पहले बेड ढूंढना है ताकि मैं सीरियस हूं तो मुझे बेड मिल जाना चाहिए। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो एकदम से पहले कूल एंड काम होकर सोचे कि मुझे एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और क्या करना चाहिए, उसको अपनी बीमारी समझनी है, उसको बेड नहीं ढूंढना है सबसे पहले। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जो माइल्ड केसेस हैं वो अपना घर में इलाज करा सकते हैं, ऑक्सीजन को अपना चेक करें और देखते रहें और पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी बात यह है। और हमारी गवर्नमेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई को चैनलाइज करना है। जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो रही है, एक्चुअली ये बात ठीक है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई चैनलाइज नहीं हो रही ठीक तरह से। ये चैनलाइज अगर ठीक से हो जाएगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे मरीज बच जाएंगे उससे। तीसरी बात यह है कि जो माइल्ड केसेस और जो मॉडरेट केसेस हॉस्पिटल में एडमिट हुए पड़े हैं उनका अगर डिस्चार्ज टाइम से हो जाता है तो बेड्स की कमी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा ये है कि जो वेव जो बढ़ रही है, ये इसका एक नेचुरल कोर्स होता है वेव का, ये कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी और धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी, तो सिचुएशन अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये एक नेचुरल कोर्स जो वेव का है ये बढ़ेगा और अपने आप कम हो, एक टाइम आएगा कुछ टाइम में 10, 15, 20, 25 दिन में ये कम होनी है वेव अपने आप, तो हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, पॉलिटिशियंस को भी, मीडिया को भी, पब्लिक को। तो ये हमें कुछ टाइम और वे इंतजार करके और ये सब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। सिर्फ पैनिक नहीं रखना है, पब्लिक को भी और मीडिया को भी और पॉलिटिशियंस को भी, मेरा यही कहना है सब लोगों से। लेकिन सुरेश अरोड़ा जी एक बड़ा सवाल ये है ना कि निजी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था होती है बावजूद उसके वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं ना इस सिचुएशन में। तो हाँ वो ये है ना, अभी तो इस टाइम तो मेन पैनिक जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारे फरीदाबाद में जैसे हमने देखा है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं इनको ऑक्सीजन की सप्लाई टाइम पे नहीं मिल रही है। जैसे 7-8 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ये बच जाती है तो ये SOS कर देते हैं कि हमारी ऑक्सीजन शॉर्ट होने वाली है तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए फटाफट। मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी। गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रमन मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें नहीं लग रहा कि अब इंतजामों की सरकार के भरोसे हमें रहना चाहिए, भगवान भरोसे आपको रहना होगा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर इस बीमारी से बचना है तो आपको एहतियात बरतनी होगी, मास्क लगाना होगा, बार बार सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा, हाथ धोते रहना पड़ेगा, वरना अब अस्पतालों में वाकई में बुरा हाल है। सोचिए, समझिए और तभी घर से निकलिएगा। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।